नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अतुलनीय हिंदी चैनल में। आज का शीर्षक जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं वह है समास के समाधान भाग 2। जिन्होंने समास के समाधान भाग 1 नहीं देखा है आप अवश्य देखें। उसमें मैंने समास के आरंभिक 2 भेदों को विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। आज हम भाग 2 में अन्य 2 भेदों की बात करेंगे, जिसमें द्विगु समास और द्वंद्व समास प्रमुखता से हम उनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यदि हम समास के लिए एक शब्द की बात करें तो वो होगा संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का अर्थ होता है जोड़ना, छोटा करना या योग करना। इस आधार पर यदि हम देखें तो द्वंद्व समास जो है हमारा तीसरा भेद हो जाता है। किसका? हमारा तीसरा भेद हो जाता है समास का। आइए मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले हम करेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मुख्य रूप से हम देखते हैं कि यहां पर विलोम शब्द आप लोगों को नजर आएंगे। कौन से शब्द? विलोम शब्द। इनके बीच में क्या लगा दिया जाता है? योजक चिन्ह लगा दिया जाता है इन द्वंद्व समास के बीच में। जैसे यदि मैं इसके कुछ एग्जांपल लूं तो मैं कहूंगा माता पिता, तो माता पिता, सत्य असत्य, सुर असुर, धनी निर्धन। जब हम इनका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय इसमें या तथा और शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे माता पिता, तो इसका यदि मैं विग्रह करूंगा कहूंगा माता और पिता। सत्य सत्य, सत्य या असत्य। तो इस प्रकार से यदि हम देखें जो द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में मुख्य रूप से जो विलोम शब्द होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। कोई भी शब्द छोटा या बड़ा नहीं होता, गौण या फिर हम कहें प्रधान नहीं होता, दोनों शब्द बराबर के होते हैं। आपने विलोम शब्दों में जितने भी उदाहरण पढ़े हैं वो सभी द्वंद्व समास के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। इसी प्रकार से मैं कुछ और एग्जाम्पल लूं तो मैं कहूंगा लोक, परलोक, शांत, अशांत, सुख और दुख। तो इस रूप में यदि हम देखते हैं तो दोस्तों मुख्य रूप से द्वंद्व समास में विलोम शब्दों की छटा हमें देखने को मिलती है पूर्व पद और उत्तर पद के रूप में। आशा है आपको द्वंद्व समास अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे किसकी? द्विगु समास की। देखिए द्विगु समास जो है इसमें मुख्य रूप से जो एक नियम है वो क्या है? द्विगु समास का मुख्य नियम होता है कि इसका जो प्रथम पद है, प्रथम पद या पूर्व पद जो है, प्रथम पद या पूर्व पद संख्यावाची होता है। हम सभी जानते हैं संख्यावाची शब्द कौन से होते हैं। संख्यावाची वे शब्द होते हैं जिसमें संख्याओं को दर्शाने का कार्य किया जाता है। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लूं तो मैं कहूंगा त्रिफला, ध्यान से देखिएगा, त्रिनेत्र, चौराहा, ध्यान से देखिए, सप्तऋषि। इसी प्रकार से यदि मैं कहूं सप्ताह, तिमाही। तो आपको उदाहरणों के माध्यम से यह चीज समझ में आ रही होगी। जैसे यहां पर यदि मैं इनके पूर्व पद खोजने की कोशिश करूं तो यहां पर त्रि अर्थात तीन, त्रि अर्थात तीन, चौ मतलब चार, ठीक इसी प्रकार सप्त मतलब सात। सप्ताह में क्या हो जाते हैं? 7 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहां पर भी तिमाही में 3। तो ये जो शब्द हैं ये सभी इनके कौन से हैं? ये सभी इनके पूर्व पद हैं। पहला वीडियो आप जरूर देखिए समास के समाधान का, तभी आपको पूर्व पद और उत्तर पद की परिकल्पना अच्छे समझ में आने वाली है। तो पूर्व पद में क्या होता है हमने देख लिया। प्रथम पद या पूर्व पद में जो द्विगु समास का प्रथम पद या पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। अब विग्रह जब इनका किया जाता है तो विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है का समाहार या फिर का समूह। इस दो रूपों में इनका क्या कर लिया जाता है? विग्रह कर दिया जाता है। जैसे मैं त्रिफला का अगर मैं विग्रह कहूंगा तो मैं कहूंगा 3 फलों का समाहार।
समाहार अर्थात जहां पर वो एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए उसको तीन फलों का समाहार कहा जाता है। त्रिफला चूर्ण होता है, इनमें तीन प्रकार के फलों का प्रयोग किया जाता है। त्रिनेत्र, तो हम कहेंगे तीन नेत्रों का समूह। चौराहा, चार राहों का समूह। ठीक इसी प्रकार सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। ठीक इसी प्रकार सप्ताह में 7 दिनों का समाहार। और अंत में है तिमाही, 3 माहों का समूह। तो इस रूप में यदि हम देखें तो आज हम इन दो भेदों के ऊपर विशेष रूप से प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि द्वंद्व समास में विलोम शब्दों की छटा देखने को मिलती है पूर्व पद और उत्तर पद में। वहीं द्विगु समास में जो हमारा प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है, अर्थात संख्यावाची अर्थात जिसमें पहला पद संख्या को दर्शाने का कार्य कर रहा हो। जैसे कई बार हम कहते हैं त्रिकोण, है ना, षटकोण। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो ये त्रिकोण और षटकोण जो है 3 और 6 संख्या को दर्शाने का कार्य कर रहे हैं। इस रूप में ये द्विगु समास को दर्शाने की कोशिश करता है। तो मुझे आशा है आपको द्वंद्व समास और द्विगु समास आज अच्छे समझ में आ गया है। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट में मेरे को लिख करके बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको आज दी गई जानकारी अच्छे समझ में आई है। अपना साथ इसी प्रकार बनाए रखें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदुस्तान दोस्तों। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।